हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है नाइन्थ क्लास की होम साइंस का 9 चैप्टर अशुद्ध वायु और इससे होने वाले रोग। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वायु द्वारा संवाहित रोगों का संक्रमण। शुद्ध वायु मनुष्य के लिए जितनी जीवनदायिनी है, अशुद्ध वायु उतनी ही प्राणघातनी है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। अशुद्ध वायु के द्वारा रोग दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक श्वास के द्वारा फैलने वाले रोग जैसे तपेदिक, निमोनिया, जुकाम आदि। दूसरा वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न अशुद्ध वायु से होने वाले रोग जैसे अतिसार और अजीर्ण आदि। रोगी के खांसने, छींकने, मलमूत्र त्याग करने से रोग के कीटाणु भी शरीर से बाहर निकल आते हैं तथा वायु में मिल जाते हैं। इन कीटाणुओं को रोगाणु कहते हैं या इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से इनका दिखाई देना असंभव है। रोगी के थूक की एक छोटी सी बूंद में भी इनकी संख्या हजारों लाखों में होती है। इसी से आप रोगाणुओं की सूक्ष्मता का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। रोगी के पास बैठने वाला स्वस्थ व्यक्ति भी जब श्वास लेता है तब ये वायु के साथ उसके शरीर में प्रवेश करके उसे रोगग्रस्त बना देते हैं। कुछ दिनों में उसके शरीर में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में रोग रोधक की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, उस व्यक्ति के शरीर में या रोगाणु प्रवेश करने पर भी उसे रोगी नहीं बना पाते। कमजोरी व रोग रोधक क्षमता की कमी की उपस्थिति में ही व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल को उद्भवन काल भी कहते हैं। संप्राप्ति काल वह समय व अवधि है जब संक्रमण होने के बाद लक्षण प्रकट होने आरंभ होते हैं, उसी को हम लोग संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहते हैं। किसी भी संक्रामक रोग में उसका संप्राप्ति काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भिन्न भिन्न रोगों का संप्राप्ति काल भिन्न भिन्न होता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स। कुछ समय पहले तक चेचक, जिसे शीतला रोग भी कहते थे, एक बड़ी भयंकर बीमारी समझी जाती थी हमारे देश में। तो इसे देवी का प्रकोप मानते थे। अब भी देहातों तथा शहरों के अनपढ़ लोगों में यह विश्वास प्रचलित है, किंतु अब इसके कारण और इससे बचने के उपाय जानने के बाद से लोग इससे इतना नहीं डरते। इसका कारण क्या है चेचक का? यह रोग एक वायरस के कारण फैलता है। इस वायरस को वेरिओला वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वेरिओला वायरस कहते हैं। यह वायरस रोगी के दानों के मवाद व उन पर पड़े खुरंडों या पपड़ी में उपस्थित रहता है। प्रायः मुंह और नाक के स्थान में भी यह पाया जाता है। लक्षण क्या होता है? चेचक बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें 103 डिग्री से 104 डिग्री तक तेज ज्वर रहता है और साथ ही सिर और पीठ में दर्द व वमन भी होता है। नाक कान से प्रायः पानी भी बहता है। प्रायः ज्वर होने के तीसरे दिन शरीर पे नन्हे नन्हे लाल दाने निकलते हैं। ये दाने धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है और फफोलों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इन फफोलों का पानी 2-3 दिन में ही मवाद में बदल जाता है। मवाद की अवस्था पहुंचने पर ही ज्वर भी तीव्र हो जाता है। चेचक के टीके की खोज सन 1798 ईस्वी में इंग्लैंड के जेनर महाशय ने की थी। चेचक के टीके की खोज 1798 में इंग्लैंड के जेनर महाशय ने की थी। जिन बछड़ों को चेचक होता था उनके फफोलों के मवाद से टीका लगाने की दवा या वैक्सीन तैयार की जाती थी। दवा अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए बछड़ों में जानबूझकर चेचक फैलाई जाती थी। इस दवा के टीके मनुष्यों की बाह में लगाए जाते थे। जिस स्थान पर टीके लगते थे वहां 24 घंटे में ही सूजन आने लगती थी। प्रायः तीसरे दिन से ज्वर भी आने लगता था। चेचक के उपचार। चेचक के उपचार में निम्नलिखित बातें आवश्यक है। पहला, स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना। जैसे ही किसी के यहाँ चेचक निकले तुरंत उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। इससे 2 लाभ होंगे। पहला तो वे रोगी के उपचार में परामर्श तथा सहायता देंगे। दूसरा, वे अन्य लोगों को चेचक से बचाने के उपाय करेंगे। घर में किसी भी व्यक्ति को जैसे ही चेचक निकले परिवार में शेष सभी व्यक्तियों को टीके अवश्य लगवा देना चाहिए। चेचक एक भयानक संक्रामक रोग है, अतः इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को अवश्य देनी चाहिए।
सेकंड है रोगी को पृथक रखना। जैसे ही यह आभास हो कि चेचक ने आक्रमण किया है तो सर्वप्रथम यह प्रयत्न किया जाए कि अन्य व्यक्ति उसके संसर्ग में ना आए, अतः रोगी को पृथक रखना चाहिए। जो व्यक्ति उसकी सेवा आदि का कार्य करता है उसे भी अन्य व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। उस कमरे में अधिक सामान नहीं होना चाहिए जिसमें रोगी हो। थर्ड है उपचार की व्यवस्था। चेचक के रोगी के उपचार के लिए यदि अस्पताल की व्यवस्था हो तो अति उत्तम है, परंतु ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी मुश्किल है, अतः उसके उपचार की व्यवस्था के लिए कुशल चिकित्सक होना चाहिए। फोर्थ है परिचारिका का बचाव। रोगी की परिचर्या से हटने के बाद परिचारिका को फॉर्मेलिन डिहाइड से 10% घोल से हाथ धो लेना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी की सेवा कर रहा है उसे कमरे में जाने से पूर्व कोट पहन लेना चाहिए तथा कमरे से निकलने पर उतार देना चाहिए। 5 है वस्त्रों को बचाना। चेचक वायु से फैलने वाला रोग है, अतः रोगी की हर वस्तु को पृथक रखना चाहिए। रोगी के संसर्ग से कमरे की सभी वस्तुएं, बिस्तर, कपड़े, फर्नीचर आदि को फॉर्मेलिन डिहाइड के 10% घोल में धोकर सभी वस्तुओं को विसंक्रमण करना चाहिए। 6 है टीके की व्यवस्था। चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा सन 1798 ईस्वी में किया गया था। इससे पूर्व लाखों लोग चेचक से मर जाया करते थे। भारत सरकार ने 1897 ईस्वी के भारतीय संक्रामक रोग अधिनियम के अनुसार सब बच्चों को चेचक का टीका लगवाना अनिवार्य है। देश में जहाँ जहाँ बहुत से यात्री एकत्र होते हैं, जैसे मेले हैं, तीर्थ यात्रा है आदि के स्थानों पर चेचक के फैलने का बहुत डर रहता है। ऐसे समय में सरकार चेचक के टीके लगवाने का प्रबंध करती है। छोटी माता चिकन पॉक्स, यह रोग भी वायु के द्वारा फैलता है। चेचक तथा खसरा की तरह यह रोग भी प्राय बच्चों को ही होता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। इसका कारण क्या है? इस रोग को वायरस नामक सूक्ष्म जीवाणु फैलाता है। यह जीवाणु वायु में उड़ता है। इस रोग का जीवाणु रोगी व्यक्ति के थूक और खांसी, छींक तथा नाक आदि से निकलता है और वायु में उड़कर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। संप्राप्ति काल, इस रोग का संप्राप्ति काल 12 से 19 दिन तक होता है। इसका संक्रमण काल 1 सप्ताह तक होता है। प्रारंभ में रोगी को हल्का ज्वर आता है, कभी कभी बिल्कुल भी ज्वर नहीं रहता। नाक बहने लगती है, सिर में तेज दर्द है, बदन में दर्द, असह्य बेचैनी रहती है। 2-3 दिन बाद शरीर पर दाने निकलते हैं। ये दाने पहले पेट पर, फिर मुंह पर, सिर और पैर तक फैल जाते हैं। आरंभ में ये दाने ऐसे लगते हैं जैसे मच्छरों ने काटा हो। बाद में ये बड़े बड़े फफोले जैसे बन जाते हैं। ये फफोले शीघ्र ही फूट जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। 6-7 दिन बाद यह पपड़ी सूखकर छूटकर गिरने लगती है। संक्रामक काल, जब तक सब दानों की पपड़ी न निकल जाए तब तक रोगी रोग फैला सकता है। इसका संक्रमण काल 3 सप्ताह तक माना जाता है। उपचार क्या है इसका? डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। कोई अन्य कष्ट हो तो नहीं। इसके अतिरिक्त रोगी को सबसे अलग और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। उसकी देखभाल के लिए परिचारिका को शिक्षित होना आवश्यक है। प्रतिरक्षा, इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसी में नहीं पाई जाती। रोग के एक आक्रमण से प्रतिरक्षा आ जाती है। चेचक की भांति टीका लगवाने से इसके प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। चेचक के आक्रमण से इसके विरुद्ध या इसके आक्रमण से चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा नहीं आती, क्योंकि ये दोनों भिन्न रोग हैं। बचने के उपाय, किसी को रोग होने पर तुरंत नगर पालिका के डॉक्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। वह शहर में विशेष सफाई का प्रबंध करवाएगा और शहरवासियों को इस रोग की ओर सचेत कर देगा। रोगी को घर में सबसे अलग रखना चाहिए। उसके पास केवल उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो रोगी की देखभाल कर रहे हों। खसरा, मिजल्स, खसरा पार मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। खसरा किसके द्वारा होता है? पार मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। खसरा प्राय छोटे बच्चों को होता है। यह भी बहुत भयानक रोग है। कभी कभी यह प्राण घातक भी बन जाता है। बसंत ऋतु के आरंभ में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसकी संप्रप्ति काल है 10 से 12 दिन और कभी कभी तो 14 दिन होती है। कारण क्या है? यह रोग वायु के द्वारा बहुत शीघ्र संक्रमित होता है। इसके रोगाणु गले व नाक के स्त्राव में पाए जाते हैं। इस स्त्राव के सूखने पर रोगाणु उड़कर वायु में मिल जाते हैं तथा श्वास के द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों व बच्चों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। लक्षण
और रूप। खसरा में नाक और गले में सूजन तथा ज्वर होता है। आंख से पानी भी बहता है। ज्वर के तीसरे या चौथे दिन समस्त शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इससे सारी त्वचा लाल दिखलाई देने लगती है। इसके रोगाणु नाक मुंह के स्त्राव में रहते हैं, अतः ये वायु के द्वारा तथा रोगी के संपर्क में आने से इसकी छूट लगती है। यह अत्यंत संक्रामक रोग है। यदि एक बच्चे को घर में हो जाता है तो फिर साधारणतः अन्य बच्चों को भी होता है। यदि गले और फेफड़े की कुछ खराबी हो तो खसरा घातक सिद्ध होती है। उद्भवन काल। खसरा का उद्भवन काल साधारणतः 10 से 14 दिन तक का होता है और कभी कभी ये 20 दिन तक हो भी चलता है। संक्रामक काल। रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी की नाक से स्त्राव होता रहता है उसके द्वारा ये रोग फैलने की संभावना रहती है। प्रतिरक्षा। इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा बहुत ही कम लोगों में होती है। एक बार खसरा होने पर भी प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होती है। प्राय बच्चों को 2 या 3 बार तक खसरा निकलता हुआ देखा गया है। इससे बचने व कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए अभी तक किसी प्रकार के टीके का आविष्कार नहीं हुआ है। बचने के उपाय। जिस बच्चे को खसरा निकला हो उसे घर के अन्य प्राणियों से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी के नाक मुंह से निकली हुए स्त्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पोंछना चाहिए जिससे वे जलाए जा सकें। यदि रोगी किसी बर्तन में थूकता है तो उस बर्तन में कोई निसंक्रामक पदार्थ डालकर रखना चाहिए। रोगी बालक के खिलौने, वस्त्र, बर्तन उसके अच्छे होने पर किसी निसंक्रामक के द्वारा साफ करना चाहिए। कमरे का निसंक्रमण भी आवश्यक है। इस प्रकार सफाई का ध्यान रखने से रोग घर और शहर में फैल नहीं पाता है। जब घर या शहर में यह बीमारी हो तो सफाई से रहना, नाक और गले की सफाई रखना आदि रोग से बचने के उपाय हैं। काली खांसी, वूपिंग कफ। यह रोग प्राय बच्चों को ही होता है या एक विशेष प्रकार के रोगाणुओं के द्वारा फैलता है। यह दुर्बल बच्चों को बहुत परेशान करता है। यदि यह रोग अधिक दिन तक रहे तो यह निमोनिया में बदल जाता है। यदि इस रोग के रोगी बच्चों को चिकित्सक भली प्रकार ना हो तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। संप्राप्ति काल। इस रोग की संप्राप्ति काल 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक रहता है। लक्षण। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 10 दिन बाद रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। गले में खराश व दर्द होता है और जुखाम भी होता है। इसके बाद शुरू में तो खांसी हल्की उठती है। खांसते समय नाक व आंख से पानी बहता है। चेहरा लाल हो जाता है। अगले 10 दिन बाद खांसी बहुत ही तेज उठती है। चेहरा लाल हो जाता है। खांसी इतनी तेज उठती है खांसते खांसते उल्टी होने लगती है। रोगी बेदम हो जाता है। 1 सप्ताह बाद से रोग में धीरे धीरे सुधार होना आरंभ होता है। खांसी के दौरे थोड़ा रुक रुक कर आने लगते हैं। इस खांसी का आगमन कई मिनट तक रहता है। खांसते खांसते उल्टी होने लगती है। रोगी को जोर से बोलने, खांसने, छींकने के साथ इस रोग के रोगाणु वायु में मिल जाते हैं। वह रोगी के झूठे गिलास में पानी पीने से भी यह रोग हो जाता है। रोग से बचने के उपाय। फर्स्ट है, रोगग्रस्त बच्चे को स्वस्थ बच्चों से पृथक रखना चाहिए। सेकंड है, रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्तु, तौलिया, वस्त्र व बर्तन आदि स्वस्थ बच्चे प्रयोग ना करें। थर्ड है, रोगी के रोग मुक्त हो जाने पर रोगी को सभी सामग्री मकान को भी विसंक्रमित कर देना चाहिए। फोर्थ है, चिकित्सालय में जाकर बच्चों को काली खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। 5 है, साधारण जुखाम व खांसी से पीड़ित बच्चों को स्वस्थ बच्चों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। डिप्टीथीरिया को रोहड़ी भी कहते हैं। डिप्टीथीरिया को क्या कहते हैं? रोहड़ी भी कहते हैं। डिप्टीथीरिया को बैक्टीरियम डिप्टीथीरियरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। बैक्टीरियम के द्वारा ये फैलता है। यह अत्यंत भयानक व तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शीतकाल में विशेष रूप से होता है। इसके जीवाणु विशेष रूप से गले को प्रभावित करते हैं। यदि तुरंत इसकी उचित चिकित्सा ना की जाए तो कुछ ही घंटों में पूरा शरीर प्रभावित होकर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अतः इस रोग को आशंका होते ही तुरंत किसी कुशल चिकित्सक को दिखाकर चिकित्सा करानी चाहिए। संप्राप्ति काल 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर होता है इसका संप्राप्ति काल। कारण क्या है? इस रोग का मुख्य कारण दूषित दूध व भोजन है, जिसके कारण इस रोग के रोगाणु गले को प्रभावित करते हैं तथा एक प्रकार का विष उत्पन्न करने लगते हैं। यह विष
आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। कोशिकाओं के मृत हो जाने से रोगाणु बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि करके रोगी को बहुत ही शीघ्र अपने लपेटे में ले लेते हैं। लक्षण: सबसे पहले बच्चा दूध पीना व भोजन करना छोड़ देता है, क्योंकि इस रोग में गले में बहुत पीड़ा होने लगती है। गले में मटमैले रंग की झिल्ली पड़ने लगती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। आवाज़ धीमी हो जाती है। बच्चा बड़ी बेचैनी का अनुभव करता है। धीरे धीरे बहुत ही शीघ्र फेफड़े व हृदय भी प्रभावित होने लगते हैं। ज्वर इसमें 102 डिग्री से लेकर 103 डिग्री हो जाता है तथा दम घुटकर कुछ ही घंटों में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उपचार: रोगी को पूर्ण विश्राम दीजिए। डॉक्टर को बुलाकर डिप्टीथीरिया एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगवाइए। थर्ड है, गले के बाहरी भाग में शहद व लहसुन का रस मिलाकर लेप करिए। फोर्थ है, रोगी को तरल या अर्ध तरल पदार्थ पीने को दीजिए। बचने के उपाय: रोगी बच्चे से अन्य स्वस्थ व्यक्ति को अलग रखिए। रोग फैलाने की आशंका होते ही बच्चे को एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन तुरंत लगवाइए। थर्ड है, नाक पर यूकेलिप्टस का तेल लगाइए। रोगी के थूक व नाक के स्त्राव को जला दीजिए। रोगी के स्वस्थ होने पे 8 से 10 दिन तक अन्य बच्चों के साथ उठने बैठने मत दीजिए। घर पर व घर के बाहर का वातावरण स्वच्छ रखिए। रोग के संक्रमण अवधि में विष संक्रामक घोल के पानी से गरारे कराइए। कर्णफेर मम्स: कर्णफेर को गलसुआ तथा अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। कर्णफेर को गलसुआ व अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। यह भी विशेष रूप से बच्चों को होने वाला रोग है। यह अधिक भयंकर तो नहीं होता, परंतु तीव्र संक्रामक रोग है। कभी कभी वयस्कों को भी हो जाता है। यह रोग शीतकाल में अधिक प्रभावी होता है। संप्राप्ति काल: 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर इसका संप्राप्ति काल है। कारण क्या है? इस रोग के रोगाणु लार में होते हैं। निकट संपर्क होने से थूक के कणों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं तथा 1 सप्ताह में 4 सप्ताह तक इसका संक्रमण हो सकता है। रोगी की साधारण खांसी भी इसका संक्रमण कर सकती है। लक्षण: इस रोग में कान के आगे पीछे जबड़े के कोने में सूजन आ जाती है। गले, कान, मुंह में पीड़ा होती है। कभी कभी जीभ की ग्रंथियां भी सूज जाती हैं। कुछ खाने पीने में कष्ट होता है। ज्वर भी हो जाता है। सूजन 3-4 दिन में कम हो जाती है। ज्वर भी ठीक हो जाता है, परंतु रोगी लगभग 1 सप्ताह तक इस रोग का संक्रमण कर सकता है। उपचार: रोगी के सूजन वाले भाग पर बेलाडोना प्लास्टर लगाना चाहिए। आयोडेक्स भी लगा सकते हैं। अधिक पीड़ा होने पर गर्म पानी में पोस्ते के दाने डालकर उसमें कपड़ा भिगोकर भली भांति निचोड़कर सिकाई करनी चाहिए। गले पर कपड़ा लपेटकर ठंड से बचाना चाहिए। हल्का भोजन देना चाहिए। बचने के उपाय: रोगी को अन्य बच्चों से अलग रखिए। ध्यान रखिए उसका झूठा भोजन अन्य बच्चे ना खाएं। पोटेशियम परमैंगनेट के हल्के घोल से कुल्ला कराएं। रोगी को खांसते छींकते मुंह पर रुमाल रख लेने को कहें। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक विद्यालय ना भेजें और उसकी प्रयोग की गई वस्तुओं को विसंक्रमण कर दें। इन्फ्लुएंजा: साधारण रूप में इसको फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू कहा जाता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। यह 2 प्रकार का होता है। एक तो ठंड लग जाने पर ज्वर होता है, उसको फ्लू कहते हैं। दूसरा, यह महामारी के रूप में फैलता है। महामारी के रूप में यह 30 से 35 वर्ष बाद संपूर्ण विश्व में फैलता है। इस रोग के फैलने के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस नामक सूक्ष्म रोगाणु है। कौन फैलाता है इसको? इन्फ्लुएंजा वायरस। यह बहुत सूक्ष्म होता है तथा सूक्ष्म दर्शक यंत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। संप्राप्ति काल: इसका संप्राप्ति काल कुछ दिनों तक ही होता है। लक्षण क्या है? ठंड का लगना, सिर दर्द, जुखाम, छींक, नाक का बंद होना इन्फ्लुएंजा के प्रारंभिक लक्षण हैं। इसमें हाथ, पैर, कमर में दर्द रहता है, साथ में ज्वर भी रहता है। धीरे धीरे आँख व नाक में पानी बहने लगता है। शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। बेचैनी बहुत अधिक रहती है। ज्वर 2-3 दिन बाद उतर जाता है। संक्रमण: इसका संक्रमण बड़ी शीघ्रता से होता है। इसका रोगाणु रोगी के खांसते, छींकते, हंसते, जोर से बोलते समय थूकने पर अदृश्य कणों के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क से तथा उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए वस्त्रों आदि के प्रयोग से भी स्वस्थ व्यक्ति को रोग का संक्रमण हो जाता है। परिचर्या व उपचार: रोगी को तुरंत ही बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। उसको ठंड से रक्षा करनी चाहिए। गले व नाक की साधारण नमक के गर्म घोल से गरारे करके सफाई करनी चाहिए। बहुधा डॉक्टर पेनिसिलिन व
डाइक्रिस्टलिन के इंजेक्शन से रोग की प्रबलता को कम कर देते हैं, इसलिए रोगी को डॉक्टर से दिखाना लाभकारी होता है। रोग से मुक्त होने पर श्वास का लाभ करते समय यदि रोगी को ठंड लग जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया या हृदय रोग हो सकता है। रोग से बचने के उपाय: रोगी को अन्य व्यक्ति से पृथक रखना चाहिए, रोगी के द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को निसंक्रमित करना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, निद्रा विश्राम की आवश्यकता होती है, खांसते व छींकते समय रुमाल का यूज़ करें, उसके बाद उबाल कर साफ कर लेना चाहिए, रुमाल को शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए, साधारण नमक डालकर जल से नाक व गले व मुंह को साफ करना चाहिए। 6 रोग जिसे टीबी भी कहते हैं और ट्यूबरक्लोसिस। 6 रोग अनेक नामों जैसे टीबी, तपेदिक, राज यक्ष्मा आदि से भी जाना जाता है। टीबी, तपेदिक, राज यक्ष्मा से भी जाना जाता है। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह वायु के द्वारा फैलने वाला अत्यंत भयानक रोग है जो प्राणघातक भी हो सकता है। यह मनुष्य के कार्य करने के लिए एक अयोग्य बना देता है। अब इस रोग पर पर्याप्त नियंत्रण कर लिया गया है। 6 रोग के प्रकार मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फुफ्फुसी, दूसरा होता है आफुफ्फुसी। फुफ्फुसी जो 6 रोग मनुष्य के फेफड़े पर प्रभाव डालता है वह फुफ्फुसी 6 रोग होता है। प्रायः इसी प्रकार का 6 रोग अधिकतर लोगों में पाया जाता है। आफुफ्फुसी जो 6 रोग फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य भाग में होता है उसे आफुस्फुसीय 6 रोग कहते हैं। आफुस्फुसीय 6 रोग आंतों, हड्डियों व ग्रंथियों में होता है। प्रसार: रोगी के शरीर मलमूत्र, थूक, कफ के द्वारा निकलकर लगभग या 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। कमरे की दीवारों, फर्नीचर या महीनों तक ये जीवित रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के मुंह, नाक, शरीर में प्रवेश करते हैं। भारत में लगभग 80% व्यक्ति फेफड़े की टीबी से ग्रस्त रहते हैं। कारण क्या है? अपोषण, कुपोषण, अपर्याप्त भोजन, गंदे व सीलन युक्त स्थान, अधिक संतानोत्पादन, अधिक चिंताएं, मादक पदार्थों के अधिक सेवन से इस रोग के होने की संभावना होती है। सेकंड है रोगी के संपर्क में आने से भी अन्य व्यक्ति रोग के शिकार हो जाते हैं। थर्ड है किसी को रोग हो जाने पर अज्ञानतावश जब उसकी पहचान व चिकित्सा नहीं हो पाती है तब यह रोग उसके शरीर को भी पूर्ण रूप से जकड़ लेता है। फिर उसका ठीक होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। यदि धन अभाव हो तो इसे ठीक होना असंभव ही समझना चाहिए। लक्षण: इस रोग की विशेषता यह होती है कि आरंभ में इसका पता ही नहीं लगता। जब यह शरीर में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। आरंभ में हर समय हल्का हल्का ज्वर रहना, बलगम, खांसी, भूख कम होना, हर समय थकावट का अनुभव होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी कमजोर होने लगता है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, छाती में पीड़ा होती है तथा खांसी के साथ खून आने लगता है। कुछ समय के पश्चात रक्त में थक्के निकलने आरंभ हो जाते हैं। थोड़े परिश्रम से ही सांस फूलने लगती है तथा रोग अवरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। रोग का निदान: रोग की आशंका होने पर तुरंत किसी कुशल विशेषज्ञ से इस रोग की जांच करानी चाहिए। डॉक्टर इसकी जांच के लिए फेफड़े एक्सरे करवाने की सलाह देता है। यदि किसी को यह रोग एक्सरे में फेफड़े में छाल या गड्ढे से दिखाई दे, यही इस रोग की पहचान होती है। रोग की जांच होने पर तुरंत इस रोग की उचित चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी समय यह रोग बिल्कुल असाध्य समझा जाता था, इसे राज रोग भी कहा जाता था, परंतु अब चिकित्सा विज्ञान ने रोगों के संबंध में इतनी सफलताएं अर्जित कर ली हैं कि कठिन से कठिन रोग को भी अब निदान भली भांति हो जाता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ रोगों के निदान में धन अधिक खर्च होता है। फिर भी पहले टीबी का इलाज करने के लिए रोगी को टीबी सैनिटोरियम में भर्ती होने की सलाह दी जाती थी, परंतु अब यह रोग अपनी आरंभिक अवस्था में हो तो घर पर ही कुछ विशेष दवाओं व परहेज से यह रोग ठीक हो जाता है। उपचार: सर्वप्रथम रोग की आशंका होते ही कुशल डॉक्टर से सलाह लीजिए। रोगी को चिंता मुक्त रखिए, उसे पूर्ण विश्राम दीजिए। इस रोग का मुख्य कारण शरीर की निर्बलता अतः स्वास्थ्य लाभ के नियमों का पालन करके शरीर को सबल बनाइए। स्वच्छ वातावरण, शुद्ध व पौष्टिक भोजन, चिंता रहित जीवन यापन स्वास्थ्य लाभ के विशेष प्रभावकारी नियम हैं। डॉक्टर के आदेश सुनना, नियमित रूप से औषधियों का सेवन करिए। ज्वर की दशा में पूर्ण विश्राम लीजिए। उसकी भूख बढ़ाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए जिससे वह पौष्टिक भोजन जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली, मेवे आदि को पचा सके। इसके अतिरिक्त हरी सब्जियां, फल भी देना चाहिए। विटामिन ए, डी एवं कैल्शियम की आवश्यकता हो
आवश्यकता हो तो ये भी गोलियां देनी चाहिए। परिचर्या, रोगी को धूल व धुएं से दूर रखना चाहिए। परिचारिका को भी चाहिए कि परिचर्या करते समय नाक व विसंक्रामक पदार्थों के घोल में भिगो हुआ कपड़ा रखे ताकि उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। रोगी को प्रसन्न चिंता मुक्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्दी से बचना चाहिए। स्वस्थ हो जाने पर समय समय पर रोग की जांच करवाते रहना चाहिए। बचने के उपाय, टीबी से बचने के लिए रोकथाम के लिए बच्चों को 6 महीने का होने से पूर्व भी BCG का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। प्रति 3 वर्ष पश्चात लगवाते रहना चाहिए। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। शुद्ध व स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। घरों, मोहल्लों व नगर की स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक व्यायाम से शरीर में रोग अवरोधक क्षमता की वृद्धि करनी चाहिए। रोगी को टीबी अस्पताल या घर में अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी के शरीर को गंदगी का विसंक्रमण करना चाहिए तथा जला देना चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।